how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 13th chapter of class 5th, which is about the moon and eclipses. Student, today we have to discuss a detailed description of our natural satellite of Earth, which is known as moon, okay? And the various eclipses formed by it. So, let's begin our chapter with the very first topic, which is the moon. So, student, as you all know, moon क्या है? क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी है अर्थ की और अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है ना, अकेली नेचुरल सैटेलाइट. सी, द मून इज द क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी ऑफ द अर्थ. इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. It revolves around the earth and rotates on its axis. It completes its one rotation in about 21 and 1 by 2 days, and it takes almost the same time to complete one revolution. The moon has no light of its own. It shines as it reflects the light of the sun. There is no life on the moon. It is 3,84,400 kilometers away from the Earth. See, student, moon क्या है? हमारे अर्थ के आसपास सबसे क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी क्या है? मून है. सभी प्लैनेट्स की अपनी सैटेलाइट्स है, लेकिन अर्थ की जो अकेली एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून. क्या करता है मून? अर्थ के अराउंड अपने एक्सिस पे रहकर रोटेट करता है. ठीक है, ये अपनी एक रोटेशन कितने 29 फुल 1.5 days में कंप्लीट करता है, एंड ऑलमोस्ट इतना ही टाइम वो एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में भी लेता है. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन ये जो आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखता है इन अ क्लियर नाइट स्काई, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ सन. सन की जो लाइट है इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से मून हमें शाइन करता हुआ दिखता है ब्राइटली इन द स्काई. कितना? 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच. ठीक है, एंड देयर इज नो लाइफ ऑन दी मून. There is, see, they have shown there is no atmosphere on the moon, that the astronauts' footprints on the moon will remain there for centuries. ठीक है, मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. ठीक है, लेकिन वहां जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स आते हैं उनके फुटप्रिंट्स वहां मून पर क्या सेंचुरीज तक आपको देखने को मिल सकते हैं. नाउ वी कम टू द सरफेस ऑफ द मून. सी, जो सरफेस है मून का वो अनइवन है, यानी कि एक जैसा प्लेन सरफेस नहीं है. हिल्स, माउंटेन्स एंड वैलीज वगैरह सब यहाँ मून पे प्रेजेंट हैं. देयर आर बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून. These craters are created by the collision of meteoroids and the moon. The moon is made up of rock and dry soil. तो बड़े बड़े होल्स हैं हमारे मून के सरफेस पे, जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं. और ये जो क्रेटर्स है ये किसकी वजह से बने मून के सरफेस पे? जब मून और मेटेरॉइड्स का क्या आपस में कॉलिजन होता था, ठीक है, इसकी वजह से एक क्रेटर्स का फॉर्मेशन हुआ ऑन द सरफेस ऑफ द मून. मून किसका? रॉक और ड्राई सॉइल से मिलकर बना है क्या? मून. देन देयर इज नो वाटर एंड एयर ऑन द मून. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर वन कैन नॉट लिसन एंड साउंड ऑन द मून. क्या है? कोई भी वाटर या एयर मून पर प्रेजेंट नहीं. ठीक है, क्योंकि वहां एयर प्रेजेंट नहीं है, वाटर प्रेजेंट नहीं है, और इसी वजह से क्या मून पर कोई भी साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है. अर्थ सरफेस पे साउंड ट्रैवल करती है, सबसे जो कॉमन मीडियम है वो है एयर. लेकिन क्या इन द मून देयर इज नो एटमॉस्फेयर, नो एयर, बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट लिसन एनी काइंड ऑफ साउंड ऑन द मून सरफेस. ओके, नेक्स्ट, there is no atmosphere on the moon, so the temperature on the moon changes quickly. During the day it is extremely hot, and at night it is extremely cold. Astronauts who visit the moon have to wear special space suit which can withstand the changing temperature of the moon. तो मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. ड्यूरिंग द डे बहुत ज्यादा गर्मी है, ड्यूरिंग द नाइट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है मून के सरफेस पे. जो एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं, ठीक है, वो स्पेशल स्पेस सूट्स पहनकर जाते हैं, सो दैट ऐसी ड्रास्टिक चेंजिंग जो टेम्परेचर है वहाँ का, जो चेंजिंग कंडीशंस है एटमॉस्फेयर की मून की, उसको विथस्टैंड कर सके, वहाँ पे सर्वाइव कर सके. ओके, नाउ द फेजेस ऑफ द मून. मून के फेजेस. सी, वी एज वी ऑल नो दैट द मून कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. है ना, मून हमेशा हर डे हमें सेम नहीं दिखता है, उसकी शेप चेंज होती रहती है. One day you see it as a full circle, on some day half, and the other day it is not seen at all. The changing shape of the moon that we see from the earth are called the phases of the moon. Actually, these changing shapes are its lighted paths as it revolves around the earth. अभी आप देखोगे कि बिल्कुल फुल सर्कल के शेप में आपको मून दिख रहा है, किसी दिन आपको हाफ दिख रहा है, किसी दिन हो सकता है कि मून है ही नहीं.
एक्चुअल में क्या है, ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखती है मून की इन द स्काई, दैट इज व्हाट, फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। और ये जो चेंजिंग शेप्स हम लोग देखते हैं मून की, डिफरेंट फेजेस देखते हैं, ये किसकी वजह से है? ये शेप्स इसकी आती है लाइटेड पार्ट्स के मून पे, क्योंकि हमें पता है मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। तो वही चीज है कि ये कब किसकी शेप अर्थ के पास और सन के बीच में आती है, ठीक है, और उसकी वजह से कौन सा पार्ट इसका मून का एक्चुअल में लाइट कर रहा है और हमें अर्थ के सरफेस से दिखता है, वही इसकी शेप ऐसी बन जाती है। सी, जैसे कि the phases of the moon are full moon, waxing gibbous, first quarter waxing crescent, new moon, waning crescent, third quarter waning gibbous, and again full moon. ये different phases है moon के, ठीक है। So when you see the moon completely round, it is called full moon. जिस दिन आपको पूरा round shape का moon दिखता है, उसको हम full moon कहते हैं। जब हमें बिल्कुल भी moon नहीं दिखता, when you do not see the moon at all, उसको हम new moon कहते हैं। And this process keeps on going continuously. It takes 15 days from full moon to new. ये प्रोसेस कॉर्डिनेट चलता रहता है। अराउंड 15 डेज का टाइम लगता है फुल मून से न्यू मून एंड देन न्यू मून टू फुल मून। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज ग्रेविटी ऑफ द मून। मून की ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सी, ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच वन हेवनली बॉडी attracts another heavenly body towards itself. The gravity on the moon is 1 by 6 times less than the earth. If a man weighs 90 kg, he will weigh 15 kg. That is why walking on the moon is very difficult. One can float or jump on the moon. जो ग्रेविटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी वो फोर्स है जिससे कोई भी एक हेवनली बॉडी दूसरी हेवनली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट, ठीक है। सो जो मून के सरफेस की ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। अर्थ का ग्रेविटेशन तो ज्यादा होता है और जितना टोटल होता है उसका 1/6 टाइम्स होता है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यानी कि अगर कोई अर्थ के सरफेस पे 90 केजी वे कर रहा है, किसी का वेट 90 केजी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन ही विल वे ओनली 15 केजी, बिकॉज 90 का 1/6 कितना होगा, 15 केजी। तो 15 केजी ही वेट होगा उस पर्सन का ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। इसीलिए मून पे वॉक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, इसलिए आप वहां पे क्या करते हो, फ्लोट करते हो या जंप करते हो इजीली। नाउ नेक्स्ट वी कम टू टाइड, ठीक है। सी, the rise and fall of bottom the seas and ocean due to the gravity of the moon is called a tide. There are two types of tides, low tide and high tide. When the bottom of the sea or ocean rises or attracts upwards, it causes high tide. The rotation of the earth causes two high tides every day. In the area between the two high tides, the water forms low tide. During the low tide, the water level falls or goes downward. The highest tide occurs on the full moon night. तो ये जो सीज ओशंस में जो पानी है, वाटर है, इसका राइज होना या फॉल होना, जब ऊंचाई तक राइज करता है फिर बहुत नीचे जाता है ना, ईगल ओशन का वाटर, ये किसकी वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से जो होता है, इसको होता है टाइड्स। दो तरीके की टाइड्स होती है, एक होती है लो टाइड और एक हाई टाइड। जब ये सी या ओशन वाटर क्या बहुत ही ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करता है, राइज करता है, इसको हम हाई टाइड। ओके, चलो, जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से दो हाई टाइड्स हर रोज एवरी डे होती है ना, और जो ये दो हाई टाइड्स के बीच का एरिया है वहां पे वाटर क्या करता है, लो टाइड फॉर्म करता है। लो टाइड में जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉल करता है, और जो हाईएस्ट टाइड होती है सबसे ज्यादा, वो कब आती है, फुल मून नाइट वाले दिन आती है। क्योंकि फुल मून होता है तो ग्रेविटेशन ज्यादा लगता है, इसकी वजह से आपका वाटर पूरा ऊंचाई तक राइज करता है, ठीक है। टाइड्स यूजफुल होती हैं नेविगेशन ऑफ फिशिंग के लिए, है ना। हाई टाइड के टाइम पे शिप्स कैन कम इजीली टू अ पोर्ट, ड्यूरिंग द लो टाइड द वाटर रिसीड्स फार अवे फ्रॉम द शोर। हाई टाइड में शिप्स हैं वो इजीली पोर्ट तक आ पाती हैं, ठीक है, और लो टाइड में जो वाटर है वो क्या होता है, बहुत दूर रहता है शोर से, ठीक है, किनारे से। सी, दिस इज हाई टाइड एंड दिस इज लो टाइड। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एक्लिप्सेस। See, an eclipse is that phenomena and when one heavenly body moves into the shadow of another heavenly body. Eclipses occur due to the revolution of the earth and the moon. The earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth. Thus, both of them keep on changing their position. At a certain time, the moon, the earth and the sun fall in a straight line and cause an eclipse. See, eclipse क्या है, एक ऐसा phenomena जब एक heavenly body
मूव करती है दूसरी हेवनली बॉडी की शेडो परछाई, उसको बोलते हैं एक्लिप्स। तब एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्लिप्सेस क्यों बनते हैं? क्योंकि अर्थ और मून दोनों ही क्या करते हैं, किसी दूसरे हेवनली बॉडी के अराउंड रोटेट करते हैं। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है और मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। तो ये जो मूवमेंट है अर्थ और मून का अराउंड द अदर हेवनली बॉडी, इसकी वजह से क्या होता है, इनकी पोजीशंस चेंज रहती है, ये हमेशा एक कांस्टेंट प्लेस पे नहीं रहती है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मून, अर्थ और सन तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में, तब जाके आपका क्या होता है, एक्लिप्स का फॉर्मेशन। ओके, एक्लिप्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सोलर एक्लिप्स एंड द नेक्स्ट इज और द सेकंड इज ल्यूनर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, जब मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द सोलर एक्लिप्स। मून सन और अर्थ के बिल्कुल बीच में आ जाता है, तब सोलर एक्लिप्स होता है। मून ब्लॉक्स अ पाथ ऑफ द सनलाइट एंड कास्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ। मून क्या करता है, मून किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में आ गया, तो सन की जो लाइट फॉल करती थी अर्थ के सरफेस पे, उसको सनलाइट का जो पाथ है उसको मून ने ब्लॉक कर दिया बीच में से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी मून की जो शेडो है ना, मून क्या कहता है, अर्थ की शेडो पूरी कास्ट करता है, पूरी बना लेता है। एंड व्हेन द मून मूव्स आउट ऑफ दिस पोजीशन द एक्लिप्स गेट्स ओवर। ठीक है, जैसे मून हल्का हल्का फिर रोटेट करेगा और रोटेट करके जब अपनी पोजीशन से उधर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो सन की जो लाइट ब्लॉक हो गई थी वो हट जाएगी, है ना, और दोबारा से अर्थ सरफेस पे आएगी एंड देन द सोलर एक्लिप्स विल एंड। ठीक है, तो जिस टाइम पे मून बीच में आ रहा होता है उस टाइम पे सोलर एक्लिप्स के दौरान बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे अंधेरा हो जाता है। ठीक है, कोई भी लाइट नहीं होती क्योंकि लाइट का पाथ जो है ब्लॉकेज कर दिया गया है। अब सोलर एक्लिप्स आपका कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। जब द सन है गेट्स हिडन बाय द मून कंप्लीटली, इट इज अ कंप्लीट सोलर एक्लिप्स। जब आपका जो सन है वो पूरी तरीके से छिप जाता है इसकी मून की वजह से, तो बोलेंगे सोलर एक्लिप्स, कंप्लीट सोलर एक्लिप्स। लेकिन जब सन छिपता है मून की वजह से लेकिन पार्शियल, पूरा नहीं आधा, उसको बोलेंगे पार्शियल सोलर। We must not watch the solar eclipse with the naked eyes as it's very harmful for our eye health। हमें सोलर एक्लिप्स को अपनी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये हमारी आई की हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। Now next we come to lunar eclipse. Lunar eclipse कब होता है? When the earth comes between the sun and the moon, the lunar eclipse occurs. The earth casts a shadow on the moon as the earth blocks a path of the sunlight. The part of the shadow that totally blocks the sunlight is called the umbra, and the part that blocks only a part of the sunlight is called the penumbra. See, होता क्या है, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है क्योंकि अर्थ की सन के अराउंड रोटेट करता है। अब जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगा तब ल्यूनर एक्लिप्स होता है। एक्चुअल में अर्थ क्या करता है, अब सन की लाइट जो मून के ऊपर फॉल होती है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। अब अर्थ जो है वो अपनी शेडो बनाता है किसके ऊपर, मून के ऊपर। ठीक है, चलो, और अब जो शेडो जो पार्ट है शेडो का जो टोटली ब्लॉक हो चुका है, शेडो सनलाइट को ब्लॉक करके है, उसको तो हम उम्रा बोलते हैं। और वो पार्ट जो सनलाइट का सिर्फ कुछ ही पार्ट को ब्लॉक करता है ना, उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। ओके, ल्यूनर एक्लिप्स भी आपके कंप्लीट या पार्शियल हो सकते हैं। जब मून कंप्लीटली क्या करता है, अर्थ की शेडो के बीच में होता है, उसको हम कंप्लीट ल्यूनर एक्लिप्स कहेंगे। एंड व्हेन द मून इज पार्शियली इन द शेडो ऑफ द अर्थ, जब मून पार्शियली अर्थ की शेडो के बीच में होता है, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स बोला जाता है। ठीक है, नाउ next we are having satellite. Satellite is that heavenly body which revolves around the planet and has no light on its own. The moon is the natural satellite of the earth. अब एक ऐसी हेवनली बॉडी जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रोटेट करती है, मूव करती है और उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं, ऐसी हेवनली बॉडीज को। तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट्स आपकी नेचुरल और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल कौन सी होंगी, जो मेड बाय मैन होगी, एटलीस्ट हम उन्हें मैन मेड सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का लॉन्च विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। इसकी हेल्प से, रॉकेट की हेल्प से आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करा जाता है। स्पुतनिक 1 क्या है, हमारी पहली मैन मेड सैटेलाइट मतलब वर्ल्ड। ओके, फिर आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट की पहली मैन मेड सैटेलाइट थी जो लॉन्च करी गई थी बाय इंडिया।
ओके, उसके बाद से 150 सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और तब से तो अराउंड 150 सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं स्पेस में। ठीक है, इसरो हमारी ही क्या है, एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज क्या होता है? दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट आउटर स्पेस। आउटर स्पेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन के लिए, स्पाई करने के लिए, गाइड मिसाइल्स को गाइड करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। ओके, चलो, तो chapter is completed over here. We have discussed about the moon, the various satellites, and the various phases of the moon, and along with the eclipses also. I hope the chapter is very much clear to you. It was a kind of interesting chapter. We'll meet you very soon with a new lesson. Till then, take care. Thank you, everyone.